नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो हमारे सेकेंड लेसन चल रहा था, ठीक है, उस सेकेंड लेसन में हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका पार्ट है आपके 8 नंबर पार्ट, और इसका जो 8 नंबर पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे आपके कृत्रिम गुणसूत्र के बारे में कि कृत्रिम गुणसूत्र क्या होते हैं, एग्रो संक्रमण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है और वो है आपके cDNA लाइब्रेरी की cDNA लाइब्रेरी क्या होता है इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। और जो भी आपके इस नोट्स की पीडीएफ है, फर्स्ट चैप्टर की जो आपके नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो कृत्रिम गुणसूत्र क्या होता है। यहाँ पे बात की गई कृत्रिम गुणसूत्र। तो कृत्रिम गुणसूत्र का जैसे ही नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा। ठीक है, हाँ, सेम जैसा आप समझ रहे हो वो वैसा ये कृत्रिम गुणसूत्र मतलब मानव द्वारा निर्मित वह गुणसूत्र। ठीक है, वह गुणसूत्र जो क्या करता है, आपके बड़े डीएनए खंडों का भी वहन कर सकता है। अब देखो, जैसे कि हमने जो प्लाज्मिड देखे थे पीछे, जो हमने पार्ट पढ़े थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक, 7 तक, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि डीएनए खंडों को किसी के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ में उन डीएनए खंडों को हम एक प्लाज्मिड के साथ में जोड़ते हैं ना, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ते थे। तो जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या होते हैं, वाहक मतलब डीएनए खंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब किसी जीव में ट्रांसफर करने के लिए वो वाहक काम में आते हैं। ठीक है, अब क्या बात हुई कि देखा गया ऐसा कि कुछ जो डीएनए के खंड होते हैं वो कोई भारी होते हैं या कोई डीएनए के खंड कोई बड़े होते हैं। तो उन बड़े डीएनए खंडों का वहन वो नॉर्मल जो प्राकृतिक रूप से जो प्लाज्मिड था वो उनका वहन नहीं कर पाता था। इसीलिए डीएनए के खंडों का, जो बड़े डीएनए के खंड है उनका वहन करने के लिए एक ऐसा गुणसूत्र बनाया गया, और वो गुणसूत्र आपके बड़े डीएनए खंडों का भी वहन कर सकता था। मतलब उनको बड़े डीएनए के खंडों को भी अपने साथ में जोड़ करके जीव के अंदर या पादप के अंदर आसानी से ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं, कृत्रिम गुणसूत्र। और ये कृत्रिम गुणसूत्र मानव द्वारा निर्मित गुणसूत्र है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि प्रारूपिक वाहक सामान्यतः बड़े डीएनए खंडों को सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकता। जो नॉर्मल जो आपके वाहक होते हैं वो बड़े डीएनए खंडों का वहन नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक बात को समझते जाना यहाँ पे। इस समस्या के निवारण के लिए कृत्रिम गुणसूत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम गुणसूत्र का विकास किया गया एवं इनको यह नाम दिया गया क्योंकि यह अतिथीय कोशिका में प्रवेश, मतलब जो टारगेट कोशिका जिसके अंदर हमें प्रवेश करवाना है, ठीक है, अतिथीय कोशिका में प्रवेश के पश्चात ये अतिथि कोशिका में पूर्ण रूप से गुणसूत्र की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और उदाहरण है आपके कृत्रिम जो गुणसूत्र है वो आपके BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, और C का मतलब क्रोमोसोम, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। और एक है आपके YAC का मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो ये था आपके कृत्रिम गुणसूत्र या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एग्रो संक्रमण क्या है। एग्रो संक्रमण मतलब पादपों में क्या होता है, संक्रमण होता है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित। तो ऐसा संक्रमण उन विधियों में, देखो यहाँ पे क्या है कि एग्रो संक्रमण विधि उन वायरस वाहकों के लिए अपनाई जाती है जिनका संचरण क्या करता है, प्राकृतिक कीट करता है। कोई भी प्राकृतिक कीट जो क्या करता है, वायरस को एक फसल से या एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाता है। ठीक है, और ऐसा वायरस कौन है, जेमिनी वायरस। ठीक है, इन वायरस वाहकों में डीएनए निवेश का समाकलन करने के बाद वाहक को टी प्लाज्मिड के टीडीएनए में क्या करते, समाकलित करते। अब ये टी प्लाज्मिड और टीडीएनए ये मैंने आपको 7 नंबर जो हमारा ये पार्ट था पिछला उसमें सारा मैंने बता रखा है। ठीक है, इस टी प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में प्रविष्ट करके इस एग्रोबैक्टीरियम को पादप कोशिका के साथ क्या करवाते हैं, सह संवर्धन मतलब उसका एक कल्चर करते हैं। ठीक है, इस विधि से कम 2 जेमिनी वायरस, कौन से, एक तो MSV, एक आपकी WDV का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये सारा एग्रो संक्रमण के द्वारा किया जाता है। अब देखो हमने देखा था 7 नंबर चैप्टर में कि जो हमारे पास RDNA बने हैं या फिर किसी जीन को किसी पादप के अंदर ट्रांसफर करते या जंतु के अंदर ट्रांसफर करते,
मान लो जिस जीन को हम पादप के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पादप क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक पादप। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफर किया हुआ उसके अंदर जीन, मतलब जीन उसके अंदर ट्रांसफर किया है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, आपके ट्रांसजेनिक पादप। और ऐसे जो आपके द्विबीजपत्री मतलब जो डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट है वो यहाँ पे दिए गए कि कौन कौन से पादप आपके ट्रांसजीन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ठीक है। और ये पादप है आपके यहाँ पे द्विबीजपत्री पादप है, ये ध्यान में रखना यहाँ पे कि डाइकोट प्लांट, ठीक है। अब डाइकोट प्लांट ये तो आपको पता होगा क्या होता है, द्विबीजपत्री पादप मतलब ऐसे पादप जिनके बीज दो अलग अलग भागों में टूट सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके डाइकोट कहलाता है, ठीक है। इसमें है आपके सबसे पहले तंबाकू, ये तो जो कोष्टक में नाम लिखे हैं ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये नाम क्या है। पिटूनिया, टमाटर, आलू, बैंगन, सूरजमुखी, तोरिया, गोभी की जो भी जातियां हैं, कपास, सोयाबीन और गाजर, इन सारों में क्या किया गया कि जो जीन है वो ट्रांसफर किया गया और फिर इन पादपों का या इन फसलों का यहाँ पे निर्माण किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से, तो एक बीजपत्री में आपके चावल, राई, गेहूं और मक्का और जई, ये क्या आपके एक बीजपत्री पादप है, ठीक है। अब देखो ट्रांसजेनिक जंतु की कौन कौन से जंतु आपके ट्रांसजीन के द्वारा उत्पन्न किए गए, मतलब जिनमें जीन स्थानांतरण के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु। इसकी डेफिनेशंस और इसका जो भी आपके विस्तार से विश्लेषण था वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे हम इनके उदाहरण देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके ट्रांसजेनिक जंतु है, ठीक है। तो इन ट्रांसजेनिक जंतुओं में देखो सबसे पहले आपके है मानव परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, पात्र निषेचन, भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, मान लो एक कृत्रिम माध्यम होता है ऐसा कि इसके अंदर ये पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों काम में ली जाती है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल से आपको, ठीक है। कि किसी महिला का अगर गर्भाशय पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता या उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती या फिर क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया हो जाती पर जाइगोट का निर्माण नहीं होता, तो इन सभी प्रॉब्लम्स या इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एक कृत्रिम माध्यम होता है, सेम जैसे कि माता का गर्भाशय होता है वैसा यहाँ पे आपके माध्यम प्रदान किया जाता है। इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है, जाइगोट का भी निर्माण होता है। जैसे ही जाइगोट के बाद में 16 कोशिका की अवस्था या 32 कोशिका की अवस्था बनती है उसको वापस उस मादा के गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो आसानी से वहाँ पे बच्चे का जन्म हो सकता है या उसका पालन पोषण हो सकता है, ठीक है। पात्र निषेचन और भ्रूण प्रतिरोपण, ठीक है। उत्कृष्ट नस्ल के बहुत से पशु उत्पन्न करना, अति अंडोत्सर्ग, पात्र निषेचन, भ्रूण खंडन एवं भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा, ये ट्रांसजेनिक जंतु इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके कृत्रिम गुणसूत्र, एग्रो संक्रमण और ट्रांसजेनिक जो पादप और जंतु थे उनके उदाहरण हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है आपके cDNA लाइब्रेरी की। cDNA लाइब्रेरी क्या होती है, अब देखो cDNA लाइब्रेरी, सी का मतलब होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है, इसका पूरा नाम। cDNA लाइब्रेरी में रूपांतरित जीवाणुभोजी बैक्टीरिया लाइनों की समष्टि होती है जिसमें किसी जीव से प्राप्त सभी दूत आरएनए, दूत आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए या जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं mRNA। आरएनए होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक तो tRNA, एक आपके rRNA, एक आपके mRNA, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जिसे यहाँ पे क्या कहा गया है, दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए, ठीक है। cDNA निवेशों के रूप में उपस्थित होते हैं और ये cDNA निवेशित प्लाज्मिडों या फेज वाहकों में होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका निर्माण, cDNA का निर्माण कैसे किया जाता है, देखो नॉर्मल जो सेंट्रल डॉग्मा का एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। उस सिद्धांत को मैं बता देता हूँ, वैज्ञानिक का नाम क्या था आपके, सेंट्रल डॉग्मा का गुणसूत्रीय सिद्धांत। किसके ऊपर था, गुणसूत्रीय सिद्धांत था, ठीक है। अब देखो ये सिद्धांत क्या था, इस सेंट्रल डॉग्मा ने बताया था कि डीएनए से, जब आपके डीएनए से क्या बनता है, यहाँ पे एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे जिससे कि लिखने में आसानी हो। इसने बताया कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए, इस डीएनए से जब आपके
ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए से डीएनए की क्या बन रही है, फोटोकॉपी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, फिर इसने बताया था कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से आपके प्रोटीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप कि नॉर्मल जो क्या होता है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे सी डीएनए में क्या होता है कि जो हमारा आरएनए होता है, इस आरएनए से वापस किसका निर्माण होता है, डीएनए। मतलब ये प्रक्रिया वापस रिवर्स चल रही है, बैक चल रही है, ये सीधी सीधी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। मतलब डीएनए से आरएनए तो बन सकता है, पर इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है। मतलब ये प्रक्रिया क्या चलती है, रिवर्स। और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है, और वो काम में आता है एंजाइम, ध्यान में रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा काम में आता है यहाँ पे एंजाइम, आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, डीएनए कैसा स्ट्रैंड होता है, आपके डबल स्ट्रैंड, मतलब इस प्रकार का होता है, इसमें 2 रज्जुक होते हैं डीएनए के अंदर, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, ऐसा 1 रज्जुक होता है, ठीक है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, 1 रज्जुक से कैसा हो जाएगा, आपके द्विरज्जुकी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपके आरेख के द्वारा इसको समझाया गया है कि जैसे हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए में ये देखो, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे ये इस सिंगल स्ट्रैंड देखो, ये यहाँ पे सी डीएनए की ये आपकी एक प्रति जुड़ रही है, मतलब सी डीएनए का एक सिरे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये देखो वापस पूर्ण रूप से एक सी डीएनए बन रहा है, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से ये देखो ये डीएनए का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। पहले एक स्ट्रैंड था और यहाँ पे क्या बन गया, आपके डबल स्ट्रैंड बन गया। मतलब सी डीएनए जो आपके एमआरएनए होता है, एमआरएनए से आपके डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सी डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, सी डीएनए कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जिन ऊतकों में प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता रहता है, ऐसे ऊतक पौधों में जड़, पत्तियां, तने के अग्रभागों में होते हैं, और इनसे एमआरएनए को पृथक करके सी डीएनए लाइब्रेरी भी बनाई जाती है। अब देखो, एमआरएनए से जब सी डीएनए बनता है तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा आता है, रिवर्स। रिवर्स मतलब पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और जो प्रक्रिया होती है डीएनए से आपकी आरएनए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करके एमआरएनए से सी डीएनए बनाया जाता है, और इसको फिर द्विसूत्रीय क्लोन बनाकर क्लोन करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सी डीएनए लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। बस याद कुछ नहीं रखना आप, अगर ये सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत है। देखो, सेंट्रल डोग्मा ने क्या बताया था, जब डीएनए से डीएनए बनता है, समझ लेना यहाँ पे, इसी से आपकी परिभाषा निकल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस सी डीएनए में क्या होता है कि आरएनए से वापस क्या बनता है, डीएनए। तो ये तो एंजाइम तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स चल रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे इस एंजाइम को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसका कृषि में क्या महत्व है, इसका कृषि में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बीटी कपास क्या है, बीटी कपास नाम तो सबने सुना ही होगा, बीटी कपास या बीटी कॉटन भी कहते हैं। अब देखो, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरेंजेसिस। बीटी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस थुरेंजेसिस। जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन, और कीटनाशी प्रोटीन कौन सी, क्राई प्रोटीन। प्रोटीन का नाम ध्यान में रखना आपको यहाँ पे, ठीक है। क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को कपास में स्थानांतरित कर बीटी कपास बनाएगा।
एग्जाम में पूछे आपको कि बीटी कपास कैसे तैयार किया गया, तो आपको क्या लिखना है कि बेसिलस थुरेंजियसिस जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को इस कपास में स्थानांतरित करके आपकी बीटी कपास बनाया गया है। ठीक है। और इस कपास को गुलाबी सड़न कीट, और इसको गुलाबी सड़न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिंक बॉल वर्म, जैसे खाता हुए कीट मर जाता है और उपज क्या होती है, ज़्यादा। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक कपास का पौधा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कपास का पौधा है। इस पौधे पे एक कीट लगता है और उस कीट का नाम क्या, आपकी पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सड़न कीट, और वो खाता है। जैसे खाता है तो इस पौधे को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचाता है और फसल क्या हो जाती है, नष्ट। तो हमें फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक बेसिलस थुरेंजियसिस नामक जीवाणु से एक प्रोटीन निकलती है, और वो प्रोटीन है आपके क्राई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। इस क्राई प्रोटीन को इस कपास के अंदर डाल देते हैं, तो जैसे ही आपकी पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सड़न कीट इसको खाता है तो वो कीट खुद मर जाता है, पौधा खराब नहीं होता, और इससे हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। और ये बीटी कपास आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया पहला बीटी कपास में। नेक्स्ट आपके फ्लेवर सेवर टमाटर। अब देखो फ्लेवर सेवर टमाटर है क्या, देखो टमाटर को हम अधिक समय तक संग्रहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो बाहर वाली त्वचा होती है टमाटर की, वो गल जाती है, जिससे टमाटर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि टमाटर को अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अधिक समय तक संग्रहित करने पर ये क्या हो जाता है, खराब है। तो इसका संग्रहण समय बढ़ाने के लिए, मतलब अधिक समय तक इसको संग्रहित करने के लिए, कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाला जो एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम देखो यहाँ पे क्या, आपकी पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज, ठीक है, की मात्रा एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा कम कर दी जाती है। देखो जैसे कि हमारे पास मान लो एक ये टमाटर है। ठीक है, इस टमाटर की अगर इसको संग्रहित करते हैं तो ये बाहर वाली त्वचा क्या हो जाती है, खराब। नॉर्मली आपने देखा ही होगा। तो इस त्वचा को जो खराब करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा, आपके पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज है। इसकी मात्रा क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, जिससे कि टमाटर जल्दी खराब नहीं होता है, और इसको हम अधिक समय तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके ट्रांसजेनिक मक्का। देखो लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को मक्का में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक मक्का तैयार की गई। मतलब मक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये ट्रांसजेनिक मक्का आपके तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। मतलब जो क्या करे, खरपतवारनाशियों का जो प्रभाव होता है खरपतवारों के साथ साथ फसल पर पड़ता है। जिसके हमारे पास एक बीघा खेत है और खेत में क्या आपके खरपतवार भी उग गया फसल के साथ में, तो हम क्या करते हैं कि उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ रसायनों का छिड़काव करते हैं। अब मान लो रसायनों का जैसे हमने छिड़काव किया तो उस खरपतवार के साथ साथ क्या हो जाती है, हमारी फसल भी नष्ट हो जाती है। आपने ये देखा होगा कई बार, है ना। तो हम ऐसी फसलों का यहाँ पे निर्माण करेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कि अगर खरपतवार नाशी का वहाँ पे हम उपयोग करते हैं तो फसल नष्ट नहीं हो, और जो खरपतवार है वो क्या हो जाए, वहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है, कि जो खरपतवार नाशी का जो कीटनाशक, उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पे कीटनाशक या जो खरपतवार नाशी यूज लिया है उसका प्रभाव फसलों पर नहीं पड़े, फसलें नष्ट नहीं हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि खरपतवार नाशी प्रतिरोधी पादपों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि तंबाकू टमाटर में प्रतिरोधकता में सल्फोनाइल, ये जो यूरिया है वह इमिडेजोलिन्स प्रतिरोधकता, ये टमाटर आपके चुकंदर और सरसों में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके नरबंधीय पादपों की उत्पत्ति। अब देखो नरबंधीय पादपों की उत्पत्ति में क्या है यहाँ पे कि एक जीवाणु है और जीवाणुओं का नाम है आपके बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशंस, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशंस। ठीक है, के बार्नेज जीन को तंबाकू एवं तोरिया के पौधों में निवेशित करवाकर इनमें नरबंधीयता उत्पन्न की गई, और इसी जीवाणु में एक अन्य जीन बार स्टार एक प्रोटीन कोडित करता है, और इस जीन के प्रयोग से नर उर्वर पौधे प्राप्त किए जाते हैं, और संकर बीज उत्पादन के लिए बार्नेज नरबंधीय पौधों का संकरण बार स्टार से करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि संकर पौधों से बार्नेज जो आरएनएज को बार स्टार प्रोटीन क्या करता है, निरोधित करता है, और ये पौधे क्या हो जाते हैं, आपके नर उर्वर होते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए।
अब देखो पौधे जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से पादप करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वो करते हैं आपके दलहनी पादपों में नाइट्रोजन अधिक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो राइजोबियम मेलिलोटी के निफ जीन, पूरा इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राइजोबियम मेलिलोटी के निफ जीन, और जो ये निफ जीन ये किसके लिए उत्तरदायी, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। इस निफ जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस वाहक के द्वारा उपयोग द्वारा गेहूं, चावल इत्यादि में स्थानांतरित करवाकर इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता क्या की गई है, विकसित की गई है। तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य उपयोग थे। पहला उपयोग बीटी कपास का ध्यान में रखना है। पहला उपयोग कौन सा ध्यान में रखना है कि बीटी कपास, कौन सा ध्यान रखना है, बीटी कपास का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके टमाटर वाला, टमाटर के बाद में मक्का वाला उदाहरण, मक्का के बाद में खरपतवार नाशी वाला, और खरपतवार नाशी के बाद में आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें बीटी कपास, फ्लेवर सेवर टमाटर क्या है, जो आपके ट्रांसजेनिक मक्का क्या होती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। और नोट्स वगैरह वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।